देखो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कार्नोट इंजन, और इसमें पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप या हीट इंजन, और उस पर बेस होकर क्वेश्चन करेंगे। तो कार्नोट इंजन ये क्या होता है बेसिकली? कार्नोट इंजन का जो पीवी डायग्राम होता है वो ऐसे होता है। देखो इसको मैंने लिख दिया ए बी सी डी। कार्नोट इंजन फोर्थ प्रोसेस साइकिल होता है। दो आइसोथर्मल, दो एडियाबेटिक कर्व का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आइसोथर्मल ग्राफ है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, इन दोनों में ये एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है। ये आइसोथर्मल। हम ये कहते हैं कि कार्नोट इंजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडियाबेटिक एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस चीज को कॉपी पे नोट कर लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्नोट इंजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर मैं ऐसे बना दूं तो ए बी है, बी सी सी डी और डी ए। तो बी सी इज आइसोथर्मल प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक से तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, आइसोथर्मल से हीट ट्रांसफर होगा। तो हाई टेम्परेचर से हीट आता है और ये जो T2 है ये लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर को हीट बाहर निकलता है, इससे हीट बाहर निकलता है, इस प्रोसेस से हीट बाहर निकलेगा। तो ना तो ए बी से हीट ट्रांसफर होगा ना सी डी से होगा, बिकॉज बोथ आर एडियाबेटिक प्रोसेस। इससे हीट आएगा और इससे हीट आना भी चाहिए बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ। देखो बीसी प्रोसेस में वार्डन पॉजिटिव हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वार्डन पॉजिटिव हो रहा है। आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 है, तो अगर वर्क पॉजिटिव है तो हीट पॉजिटिव आएगा ना। तो डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है मतलब इस प्रोसेस से हीट अंदर आ रहा साइक्लिक है। डीए में देखो, डीए जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? निगेटिव। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? निगेटिव। नेगेटिव मतलब हीट बाहर निकल रहा है। तो डीए प्रोसेस थ्रू हीट बाहर निकल रहा है और बीसी प्रोसेस थ्रू हीट अंदर आ रहा है। अब इस साइकिल की में कुछ प्रॉपर्टीज तो ध्यान रखेंगे, वो ये कि इस हीट और ये जो हीट Q2 है उसमें और इस T1 T2 में एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान रखना। जैसे Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू T1 अपान T2। इसका प्रूफ बोर्ड क्लिक करवाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमेशा वैलिड है कार्नोट इंजन साइकिल में Q1 अपान Q2 का रेशियो T1 अपान T2 के बराबर होता है। इसको ध्यान ही रखना हमेशा, ठीक है। अब इस साइकिल की एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो इस साइकिल का जो वर्क डन होता है, पूरे साइकिल का जो वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा Q1 माइनस Q2 का। नहीं, इधर से हीट आ रहा है Q1, इधर से Q2 चला गया, Q2 निकल गया। तो नेट कितना हीट को इसने अब्सॉर्ब किया? तो Q1 माइनस Q2 को नेट अब्सॉर्ब किया, मतलब हीट एक्सचेंज टोटल Q1 माइनस Q2 हुआ और ये वार्डन के बराबर होगा। क्योंकि इन कंप्लीट साइकिल डेल्टा यू विल बी 0, देन डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू इज Q1 माइनस Q2। अब इस साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ये वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू अपान कितना हीट दिया गया? Q1 हीट दिया हो तो
लिख दिया। तो डेल्टा डब्ल्यू पे Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, इसी से वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस Q2 अपान Q1 मिल गई। एंड Q2 अपान Q1 इज T2 अपान T1, उठा के यहाँ प्लेस कर दो 1 माइनस T2 अपान T1। तो यहाँ से कार्नोट इंजन साइकिल की एफिशिएंसी आ गई, दिस इज वर्क डन अपॉन हीट गिवन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इस BC को बोलते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर वो होता है जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर T1। और T2 बोलते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर या सिंक टेम्परेचर, इसको लिख लेना। T1 इज हाई टेम्परेचर ऑफ हाई BC। जो T1 है, T1 क्या है टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। T2 इज टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर या सिंक, SIN के। तो कार्नोट इंजन साइकिल में आप इस दो को याद रखेंगे, इसी दो के सहायता से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Q1 अपान Q2 जो होगा वो T1 अपान T2 के बराबर होगा। दूसरा एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपान T1 होगा। अब चूंकि T1 हाई टेम्परेचर पे है और T2 लो टेम्परेचर पे है, तो T2 कम है T1 ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। तो जब भी एफिशिएंसी आएगी वो 1 से हमेशा कम आएगी, क्योंकि 1 माइनस भी तो 1 से कम आएगी, एफिशिएंसी 1 से कम आएगी। अगर एफिशिएंसी तुम्हें बढ़ानी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, T2 को तुम्हें कम करना पड़ेगा। अगर T1 फिक्स है तो तुम्हें T2 को कम करना पड़ेगा। और एफिशिएंसी 1 कब आएगी, जब T2 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन टेम्परेचर केल्विन प्लेस करना, केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, जब 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है तो एफिशिएंसी कभी 1 नहीं हो सकती। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ कार्नोट इंजन या एनी इंजन व्हिच एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, बनाया जा सकता। दूसरी चीज, अगर मान लो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाए, T1 T2 इक्वल हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। तो होनी भी चाहिए भाई, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर अगर बराबर हो जाए तो हीट ही नहीं निकलेगा, तो वर्डन कहां से होगा, इंजन वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, ठीक है, तो ये मैं समझ गया कि T2 की वैल्यू सिंक का टेम्परेचर जितना कम होगा, सिंक का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना, और या हाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ये T1 जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतनी कम होगी, एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होना चाहिए और सिंक का टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। फॉर्मूला में दिख भी रहा है कि इफ temperature of sink is very low and temperature of high temperature reservoir is very high, then efficiency will be more। ये तो समझने के लिए मैं समझाया हूँ कब efficiency ज्यादा होगी कब कम होगी, अदरवाइज कैलकुलेशन में तो यही दो स्पेशली यूज होंगे, तो आप इन्हीं दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं इससे बेस्ड होके इंजन बनाए जाते हैं, जैसे हीट इंजन। हीट इंजन या हीट पंप, हीट इंजन या हीट पंप। जो हीट इंजन हीट पंप होता है वो ये जो मोटर बाइक में जो इंजन होते हैं वही हीट इंजन होते हैं बेसिकली। ठीक है, या कारों में जो इंजन होते हैं सब हीट इंजन होते हैं, हीट पंप होते हैं। ये क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर से हीट लेता है और लो टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है, उस प्रोसेस में कुछ वर्क करता है, दैट वर्क वो वर्क करता है, इसीलिए इसको हीट इंजन बोला जाता है। मतलब हीट इंजन का काम क्या है, हाई टेम्परेचर से हीट लेना और उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देना, यही काम है हीट इंजन का। तो लिखो हीट इंजन इज, हीट इंजन टेक हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, heat engine take heat from high temperatures and some part of heat converted into work, some part of heat converted into work में convert कर देता है, and remaining heat transferred to sink,
एंड रिमेनिंग हीट ट्रांसफर टू सिंक। तो इसका इस तरीके से बनाया जाता है हीट इंजन। ये हीट इंजन है, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, और ये इंजन है तुम्हारा, यही हीट इंजन है। तो ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर से हीट लेता है, Q1 हीट लिया, और लो टेम्परेचर की हीट ट्रांसफर कर दिया, दिस इज Q2। इस प्रोसेस में वर्क करेगा डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जो वर्क करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, भाई यहां से हीट लिया है, Q2 हीट दे दिया इसको, तो जो डिफरेंस है वही तो वर्क में कन्वर्ट करेगा, दैट इज Q1 माइनस Q2। जैसे कार्नोट इंजन में था, यहां से हीट Q1 लिया, इसको Q2 दे दिया, तो कितना हीट इसने वर्क में कन्वर्ट किया, Q1 माइनस Q2। तो फिर पूछे एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट्स एफिशिएंसी अगेन इस हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी वर्क डन अपॉन हीट टेकन, वर्क डन अपॉन हीट टेकन। तो दिस इज अगेन Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। ये अगेन क्या आ गया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ गया। और एक और बात, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू इसमें भी एग्जैक्टली सेम होता है T1 अपॉन T2 की, ये होल्ड करता है हमेशा। Q1 अपॉन Q2 इज T1 अपॉन T2, ये हमेशा होल्ड करेगा। तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस T2 अपॉन T1, मतलब एफिशिएंसी जो आई, दिस वन इज वर्क डन अपॉन Q1। एकदम सेम फॉर्मूला बन गया, तुम समझ सकते हो। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, हीट इंजन पे भी और कार्नोट इंजन पे भी सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो दो फॉर्मूला तुम याद रखो, हीट इंजन पे और हीट इंजन या हीट पंप पे हीट ट्रांसफर का रेशियो और उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये भी बता रहा है कि सिंक का टेम्परेचर, ये सिंक है, दिस इज सिंक, या लो टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि T2 जितना कम होगा, ये सिंक का टेम्परेचर जितना कम होगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो इस पे बेस होकर सिंपल क्वेश्चन पहले करते हैं। इसे कहता है कि हीट पंप, देखो कह रहा है कि हीट पंप वर्क बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड एफिशिएंसी। दूसरा कह रहा है इफ हीट पंप वर्क 10 कैलोरी देन फाइंड Q1 एंड Q2। Q1 मतलब हाई टेम्परेचर से कितना हीट ले रहा है और सिंक को कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज Q2, एंड Q1 इज व्हाट, हाई टेम्परेचर से कितना हीट ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही दो फॉर्मूला यूज करना है, एफिशिएंसी यूज कर, एफिशिएंसी क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 लो टेम्परेचर है और T1 हाई टेम्परेचर है। अरे T2 लो होगा तभी तो वैल्यू 1 से कम आएगी। अब T1 पे तुम ऊपर भेज, सोच लो कि T2 हाई वाला है और T1 लो वाला है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई ना, तो एफिशिएंसी निगेटिव नहीं हो गई, नेगेटिव एफिशिएंसी कैसे होगी। तो 1 माइनस T2 लो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में बदलो, इट इज 300 डिवाइड बाई 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 400 कैल्विन। तो वैल्यू क्या आ गई, 1/4। तो एफिशिएंसी इज 1/4। परसेंटेज कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 25% इसकी एफिशिएंसी होगी, बट 1/4 भी आंसर में चलेगा। अब कह रहा है कि 10 कैलोरी हीट लेता है, तो फाइंड Q1 Q2। तो जो एफिशिएंसी आया है, ईटा जो एफिशिएंसी आया है, तुम इसे सीधे लिख सकते हो, एफिशिएंसी इज 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपान Q1। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना है, 10 कैलोरी अपान Q1, इससे Q1 की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 40 कैलोरी हीट इसने लिया है हाई टेम्परेचर से। और एक और चीज, वार्डन क्या होगा, जो वार्डन होगा दिस वन इज Q1 माइनस Q2 वार्डन होगा। तो Q1 कितना है 40 और Q2 तुम्हें निकालना है। अब वार्डन किस बराबर है, 10 के बराबर है, वार्डन 10 के बराबर है, इससे Q2 की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 30 कैलोरी एंड दिस इज आंसर। इस तरीके से मैंने एफिशिएंसी निकाल ली और हाई से कितना हीट ले रहा है और लो को कितना हीट दे रहा है, ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओके।
अब हम लोग इस पे बेस होकर क्वेश्चन करेंगे। सीरीज हीट इंजन, सीरीज हीट इंजन कई बार अभी पिछली बार मेंस में था और उसके पहले भी मेंस में था। देखो अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं सीरीज हीट इंजन कॉन्सेप्ट। सीरीज हीट इंजन कॉन्सेप्ट, तो सीरीज हीट इंजन में क्या होता है कि एक हीट इंजन होता है, दो हीट इंजन होते हैं या तीन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाई टेम्परेचर T1 से हीट लिया एक इंजन, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सीरीज हीट इंजन। सीरीज हीट इंजन, तो ये हीट इंजन क्या करता है कि हाई टेम्परेचर से हीट लेता है T1 से, फिर ये कुछ वर्क करेगा, Q1 हीट लिया, कुछ वर्क किया, फिर रिजेक्ट हीट कितना हुआ, Q1 में से W1 घटा दो, वो हीट रिजेक्ट हुआ, और ये हीट मिल जाता है दूसरे कार्नोट इंजन को। ये कार्नोट इंजन मान लो X है, ये कार्नोट इंजन Y है, मिल गया। फिर इसने क्या किया, इसने भी कुछ वर्क किया, और ये क्या करता है, दे देता है हाई लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, सिंक को दे देता है। इसका हीट कितना होगा, इसमें से घटा दो, दैट इज Q1 माइनस W1 माइनस W2, ये हीट दे दिया इस लो टेम्परेचर को, दिस इज सिंक। तो कहा जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर है, ये सिंक है, उसके बीच में दो इंजन काम कर रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सीरीज हीट इंजन। ये हाई टेम्परेचर से Q1 हीट लिया, W1 वर्क में कन्वर्ट किया, फिर Q1 माइनस W1 जो था वो लो टेम्प वो दूसरे हीट इंजन को दिया, दूसरे हीट इंजन ने W2 वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, रिमेनिंग हीट उसने सिंक को दे दिया। इसमें एक प्रॉपर्टी जो हमेशा यूज की जाती है कि इस T1 और इस T2, एक और बात, पहली बात कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन होगा बट हैंडलिंग कैसे होती है, सॉल्व करने के लिए इस पूरे डायग्राम को इस तरीके से बदलते हैं। इसको T1 दिखाते हैं, ये दूसरा हीट इंजन है, और उसको मैं बीच में ना, ये जो बीच है ना, यहाँ पे एक टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे ये हीट दे रहा होगा उसी टेम्परेचर पे हीट ले रहा होगा। मतलब मेरा ये हाथ एक हाथ है, तो किसी ने ऐसे थप्पड़ मारा, तो इसने इसको थप्पड़ मारा, तो ये जो थप्पड़ इसको मार रहा है, तो ये जिस टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये उसी टेम्परेचर पे हीट को ले रहा है। तो उस टेम्परेचर को जो कि इसके बीच में आता है, उसको अपने मन से T मान लिया जाता है, दिस इज T, इसको T मान लेते हैं इस तरीके से। फिर ये जो Y है इस T टेम्परेचर से हीट लेगा Y, और अब ये T2 को ट्रांसफर करेगा। तो अगर तीन इंजन आ जाए तो तीनों में इस तरह की चीजें बना लेना, क्वेश्चन इजीली हैंडल होगा, दैट इज T2। अब यहां से उसने Q1 हीट लिया, W1 वर्क में कन्वर्ट किया, ये हीट क्या है, Q2 है, फिर ये भी हीट क्या है, Q2 है, ये भी हीट Q2 है, जो हीट इस टेम्परेचर दे रहा है उसी टेम्परेचर को Q2 हीट ले भी रहा है। ये इंजन नहीं है, इंजन ही है ना, ये Q2 दिया तो इसी टेम्परेचर से वो Q2E ले लिया, यहाँ पे वर्क, इंजन वर्क कैसे करेगा, फिर ये जो Q2 ले रहा है इस टेम्परेचर से, वो इसको दे रहा है। अच्छा, ये जो Q2 है वही तो तुम्हारा किसके बराबर है, Q1 माइनस W1 के बराबर है, और दूसरा यही था Q1 माइनस W1, वही लिखा हूं देखो, ये वाला Y। फिर उसने W2 में वर्क में कन्वर्ट किया, तो ये कितना होगा, Q1 माइनस W1 माइनस W2, ये लिख लिया। अब कोई कहे कि अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होता है, कोई पूछे इसकी एफिशिएंसी, इस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, एक्स इंजन की, ईटा एक्स इज वर्क डन W1 डिवाइड बाई कितना हीट हायर से ले रहा है Q1, ये एक्स की एफिशिएंसी हुई। कोई पूछे वाई की एफिशिएंसी, ईटा वाई, इसने कितना वर्क किया, W2 एंड डिवाइड बाई इसने कितना हीट लिया, Q1 माइनस W1, ये इसकी एफिशिएंसी हुई। कि पूछे इसके सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसके सिस्टम की, तो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है SYSTM, दिस वन इज हाई टेम्परेचर से हीट ले रहा है,
एफिशिएंसी क्यों? अच्छा, ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन, दोनों इंजन मिल के टोटल कितना वर्क डन किया? दिस इज W1 प्लस W2 एंड होल डिवाइड बाई, इस दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूँ, सिस्टम मान लूँ, तो एक इंजन दिखेगा। अगर इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूँ, सिस्टम मान लो ऐसे, तो तुम्हें एक इंजन दिखेगा, एक इंजन दिखेगा, और उस इंजन ने टोटल कितना वर्क किया है? W1 प्लस W2 डिवाइड बाई कितना हीट ले रहा है हाई टेम्परेचर से? Q1 ले रहा है। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ोगे नहीं एफिशिएंसी के लिए। देखो ये W1 अपन Q1 तो ये बन जाएगा, लेकिन W2 अपन Q2 ये नहीं बनेगा, Q1 ये नहीं बनेगा, तो जोड़ना मत। सिस्टम की एफिशिएंसी है, सिस्टम में कितना वर्क डन किया डिवाइड बाई नेट कितना हीट आएगा। इंडिविजुअल की एफिशिएंसी तो इंडिविजुअल जैसा आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। इसी पे बेस्ड होकर ये क्वेश्चन है। कह रहा है टू हीट इंजन एक्स एंड वाई वर्क बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करोगे? 27 127 को केल्विन में 400, सर लास्ट वाला स्लाइड लगा दीजिए। तो ये 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। अब x रिसीव कर रहा है 100 किलो जूल फ्रॉम हाई टेम्परेचर, तो x ऊपर है इसका मतलब। इसके बाद क्या करेंगे? x के नीचे एक और ऐसे लगा देंगे, जिसका टेम्परेचर मुझे नहीं पता, यही t है। फिर मैंने एक इंजन यहाँ पे लगा दिया और एक इस तरीके से बना दिया रिजर्वायर। इसको बेटर है ना कि हम उसी पेज पे बना लें जिस पेज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये रुको, इधर बनाते हैं। ये 400 केल्विन है, फिर इसमें एक हीट इंजन लगाया x, फिर इसको इस बीच के टेम्परेचर T पे डाला, फिर इसके बाद मैंने इसको y से कनेक्ट किया, फिर y को उठा के मैंने इससे कनेक्ट किया, एंड दिस वन इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300। ऐसे निकालो कितना हीट x ले रहा है? 100 किलो जूल ले रहा है हीट, तो 100 किलो जूल हीट ले रहा है। अच्छा एक चीज इसमें बताना भूल गया तुमको, ये कि ये जो Q1 है ना अपान इसका रेशियो, Q1 अपान इसका रेशियो T1 अपान T2 बराबर होगा, Q1 अपान इसका रेशियो T1 अपान T के बराबर होगा, दिस अपान दिस का रेशियो T अपान T2 बराबर होगा। वो कार्नोट इंजन में पढ़े थे, ये कार्नोट इंजन ही है, सब कुछ नया नहीं है, ये सारे दो कार्नोट इंजन है एक्स एंड वाई। तो T1 अपान T का रेशियो इस हीट और इस हीट के रेशियो बराबर आएगा, T अपान T2 का रेशियो इस हीट इस के बराबर आएगा, ये सब होल्ड करेगा। तो 100 किलो लिया और फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजेक्ट हीट टू द इंजन वाई, ठीक है, और इंजन वाई को रिजेक्ट कर दिया हीट। अब पूछ क्या रहा है? इफ एक्स वाई है द सेम एफिशिएंसी, एक्स वाई की एफिशिएंसी अगर सेम है तो बताइए टेम्परेचर एट विच द हीट रिजेक्टेड टू द वाई। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर इसका इसका एफिशिएंसी सेम है तो बताइए ये टेम्परेचर टी कितना होगा, टेम्परेचर एट विथ हीट रिजेक्टेड टू द वाई, ये टी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इस x की एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी इक्वल करना एक्स वाई है द सेम एफिशिएंसी, तो nx इज इक्वल टू ny। तो nx क्या होगा? 1 माइनस लो टेम्परेचर अपन हाई टेम्परेचर, तो t अपान 400 इज इक्वल टू ny। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? अगेन 1 माइनस लो टेम्परेचर अपान हाई टेम्परेचर, तो यहाँ 300 लो है, t हाई है ना, तो 300 अपान t। सिंपलीफाई कर दो, तो इससे क्या आएगा? 1 से 1 कटेगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इससे t की जो वैल्यू आएगी दिस इज 100√12 का मतलब 4×3=12, 200√3 केल्विन टेम्परेचर होगा इंटरमीडिएट। एक का आंसर मिल गया, पहले का आंसर में निकाल लिया, टेम्परेचर एट विद द हीट रिजेक्टेड टू द वाई, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? हीट रिजेक्टेड टू द वाई, कितना हीट इस वाई को रिजेक्ट हो रहा, नहीं रिजेक्टेड बाई वाई कह रहा है, हीट रिजेक्टेड बाई वाई मतलब वाई ने कितना हीट रिजेक्ट किया, मतलब 300 कितना हीट दिया, मतलब ये निकालना है तुम्हें, दिस इज Q2 निकालना, ये निकालना है, तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसी मैं समझ गया।
इस 400 और इस 300 का जो रेशियो होगा ना टेम्परेचर का, वो इस हीट और इस हीट के रेशियो बराबर होगा। पता है कैसे? ऐसे ही, ऐसे 400 अपान टी बराबर दिस अपान दिस। सिमिलरली ये और ये बराबर है, तो दिस अपान दिस इक्वल्स टू दिस अपान दिस। तो नहीं कह सकता हूँ कि दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस। तो मैं कह सकता हूँ 400 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल्स टू 400 अपान 300 इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई Q2। तो इससे Q2 की वैल्यू क्या आ गई? दिस वन इज इसको 0 से 0 कटेगा, 300 बाई 4, तो 4 से 28 75। तो 75 किलो जूल हीट वो रिजेक्ट कर रहा है। तो ये आंसर किसका हो गया? सेकेंड का आंसर हो गया। आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। वर्क डन बाई द एक्स एंड वाई, एक्स वाई ने कितना वर्क किया? वो एक्स वाई ने कितना वर्क किया? एक्स वाई का वर्क पता करने के लिए, ये वर्क पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये एफिशिएंसी से भी आ जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा टी तो मिल गया ना, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा। ये टेम्परेचर मान लो क्या है? Q1 है, तो ये भी तो Q1 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 400 अपान टी, यहां से लिखा जा रहा हूँ 400 अपान टी इज इक्वल टू 400 अपान टी इक्वल टू 100 अपान Q1, 100 अपान Q1। इसी से Q1 की वैल्यू क्या मिल गई? ये 0 से 0 कटेगा, टी अपान Q1 इधर भेजो तो आएगा टी अपान 4, और टी अपान 4 यहाँ से क्या आएगा? 200 बाई 200 रूट 3 बाई 4, तो 4 आएगा 50 रूट 3। ये 50 रूट 3 हो गया। ठीक है, एक और चीज एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला इसका रेशियो क्या इस टी अपान 300 बराबर आ रहा है? Q1 कितना आया? 50 रूट 3 आया, तो देखो तो 50 रूट 3 डिवाइड बाई 50 रूट 3 डिवाइड बाई Q2 कितना आया था हमारा? Q2 75। ये जो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए टी अपान 300 की, और टी कितना है? 200 रूट 3 है अपान 300, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 0 से 0 कटेगा, और ये नहीं आ रहा ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। आ रहा है ना? तो ठीक है, तो सही है। तो आपने क्या निकाल लिया? इसमें क्या पूछा था? तो आपने Q1 निकाल लिया, Q1 निकाल लिया। अच्छा, सेकेंड निकाल चुका हूँ। थर्ड, वार्डन बाई एक्स वाई, एक्स वाई का वार्डन क्या क्या होगा? तो एक्स का वार्डन क्या होगा? डब्ल्यू एक्स बनेगा भाई 100 में से Q1 घटा दो, 100 से Q1 घटा दो तो इसका वाला वर्क आएगा, ये वाला वर्क आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? 100 माइनस Q1, Q1 इज व्हाट? 50 रूट 3। ठीक है, और फिर पीछे डब्ल्यू वाई, इसका वर्डन क्या होगा? इसका वर्डन क्या होगा? डब्ल्यू वाई। तो Q1 से Q2 हटा दो, Q1 कितना आया था? 50 रूट 3 माइनस Q2 कितना है? 75, एंड दिस इज आंसर। हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया थर्ड का। अब तीसरा, बोथ दोनों साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी? दोनों साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो इसके लिए मैं ऊपर से इरेज कर दे रहा हूँ। दोनों साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो दोनों साइकिल की एफिशिएंसी तो इक्वल है, एफिशिएंसी ऑफ बोथ इंजन, वो तो यही है NX NY बराबर। तो जो टी आया है उसी को उठा के इसमें रख दो, आ गया। तो जो दोनों साइकिल की एफिशिएंसी आई NX NY बराबर आएगा, एंड दिस इज 1 माइनस टी, एंड टी इज व्हाट? 200 रूट 3 एंड डिवाइड बाई 400। देखो 1 माइनस टी अपॉन 400, टी की वैल्यू प्रेस कर दी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस ये 2 रूट 3 बाई 2। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ बोथ इंजन। लेकिन अब पूछा गया सिस्टम की एफिशिएंसी। तो जो सिस्टम की एफिशिएंसी होगी, जिसको मैंने डिफाइन किया था नेट वर्क डन डिवाइड बाई Q1 ना। नेट वर्क डन, ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन जोड़ दो, तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई जोड़ दो, एंड डिवाइड बाई क्या कर दो? ये वाला 100 से डिवाइड कर दो। दिस इज आंसर। डब्ल्यू एक्स निकाल चुके हो, डब्ल्यू वाई निकाल चुके हो, उठा के प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया क्या कि सीरीज हीट इंजन क्या होते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आजकल जेई मेंस के लिए। ओके, इसके बाद तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर होता है
रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें तुम पानी को ठंडा करते हो। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्प, ये भी एक कार्नोट इंजन होता है, बट ये लो टेम्परेचर से हीट लेता है, ये लो टेम्परेचर से हीट लेता है और ये इंजन है, और हाई टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करता है, ऐसे ट्रांसफर करता है। बट Q2 ज्यादा होगा क्योंकि कार्नोट इंजन है, तो इसका जो रेशियो होगा टेम्परेचर बराबर होगा, चूंकि हाई टेम्परेचर है तो Q2 ज्यादा आ जाएगा। तो Q1 अगर Q2 ज्यादा है तो कन्फर्म है ये तभी संभव है जब इस रेफ्रिजरेटर पे वर्क किया जाएगा। तो कोई भी रेफ्रिजरेटर किसी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की हीट ट्रांसफर जब कर रहा होगा तो रेफ्रिजरेटर पे वर्क किया जा रहा होगा, उस इंजन पे अलग से वर्क करोगे तब जाके इंजन क्या करेगा कि लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर पे भेजेगा। क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, स्पॉन्टेनियस क्या, हाई से लो जाना हीट ट्रांसफर, लो से अगर तुम हाई में जा रहे हो, लो टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो इसके लिए हमें अलग से वर्क करना पड़ता है। और रेफ्रिजरेटर में जो पीछे कंप्रेसर लगा होता है ना, कंप्रेसर, इंजन में देखो कंप्रेसर लगा, इंजन कर रहा हूँ, एसी में भी कंप्रेसर लगा होता है, वो कंप्रेसर वर्क करता है। उस वर्क की वजह से क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर जो घर के अंदर ठंडी है बाहर गर्मी है, एसी चल रही है घर के अंदर तो ठंडी है बाहर गर्मी है, तो ठंडी जगह से हीट और निकाल के बाहर भेजता है, जिससे इस ठंडी जगह का ही टेम्परेचर कम हो जाए। रेफ्रिजरेटर भी वैसे ही काम करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स है, मतलब जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम है, अब बाहर रूम में टेम्परेचर ज्यादा है, तो फ्रिज क्या करता है, अपने अंदर से हीट निकालता है और बाहर भेजता है, जिससे खुद का टेम्परेचर और कम कर देता है और बाहर टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज बेडरूम गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से हीट लेके बाहर भेजेगा तो बाहर तुम सो रहे हो। तो ये रेफ्रिजरेटर है जो लो टेम्परेचर हीट लिया, हाई टेम्परेचर दिया, इस प्रोसेस में कंप्रेसर ने वर्क किया डेल्टा डब्ल्यू। तो इसमें जो यूज होगा फर्स्ट Q1 अपॉन Q2 इज अगेन इक्वल टू TL अपॉन TH। ये कार्नोट इंजन है तो उसकी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये अगेन यूज होगा कि Q1 अपॉन Q2 की रेशियो TL अपॉन TH बराबर होगा। दूसरा, ये जो डेल्टा डब्ल्यू है उसको इसमें जोड़ोगे तो Q2 आना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से, तो Q1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q2 आना चाहिए। एक तो ये यूज होगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP। इसको डिफाइन किया गया है कि लो टेम्परेचर से कितना हीट निकाल रहा है पर यूनिट वर्क डन के एवज में, COP इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है वो Q1 अपॉन W होती है, मतलब कितना वर्क कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो कितना हीट निकाल रहा है लो टेम्परेचर से। और COP एफिशिएंसी नहीं होती, इसको COP होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये COP जितना ज्यादा होगा रेफ्रिजरेटर उतना अच्छा होगा। क्यों भाई, कम हीट लिया, देखो मान लो रेफ्रिजरेटर, तीन तरह के रेफ्रिजरेटर तुम्हारे पास, तीन रेफ्रिजरेटर, तीनों ने बराबर बराबर कंप्रेसर से वर्क लिया, तो जो ज्यादा हीट निकालेगा वो ना अच्छा रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। तो अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू कांस्टेंट कर रहा हूं, मतलब तीन रेफ्रिजरेटर मेरे पास है, तो उनके कंप्रेसर ने इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिसिटी खाई, वार्डन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वही कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में बाई कंप्रेसर। तो कंप्रेसर ने, तीनों रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर ने इक्वल इक्वल वर्क किया, तो जिस रेफ्रिजरेटर ने ज्यादा हीट निकाला वो 5 स्टार कहलाएगा, जिसने कम निकाला वो 4 स्टार है, जिसने और कम वो 3 स्टार है। तो COP उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा से ज्यादा हीट निकालेगा और कम बिजली खाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे बस, बाकी इसको आगे भी तुम बढ़ा सकते हो। COP को क्या लिखोगे, Q1 डिवाइड बाई डेल्टा डब्ल्यू। व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, यहां से आएगा Q2 माइनस Q1,
Q2 माइनस Q1, फिर इसको Q1 से डिवाइड कर दो तो बनेगा क्या 1 अपान और Q2 बाई Q1 माइनस 1, Q2 बाई Q1 माइनस 1, Q2 बाई Q1 यहाँ से क्या आएगा TH अपान TL, TH अपान TL, तो 1 अपान TH अपान TL माइनस 1। तो इससे COP को तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और TL ऊपर भेज दो तो TH माइनस TL, तो इसको अगर मैं बढ़ा दो तो COP इज TL डिवाइड बाई TH माइनस TL। अब यहां से इसको हटा दो, दिस इज ध्यान रख सकते हो। अब देखो इससे बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनता है, जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि इफ वी वांट to convert, if you want to convert 1 kg ice, 1 kg water of 0 degree centigrade into ice of 0 degree centigrade, if refrigerator work between, अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटर घर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीज के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रेफ्रिजरेटर किसके बीच में काम कर रहा है, अंदर का 0 और बाहर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है COP बताइए, सेकेंड क्वेश्चन है वर्क डन, कंप्रेसर को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें दिया गया कि जो लेटेंट हीट है, आइस का लेटेंट हीट वो 80 कैलोरी पर ग्राम है। अब सॉल्व करता हूं, देखो फिर रेफ्रिजरेटर बना लो, ऐसे रेफ्रिजरेटर बना लो, बना लिया, दिखा दिया, इसको Q1 दिखाया, इसको Q2 दिखाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, तो कितना आएगा 273 केल्विन, और इसको 27 को लिखोगे इसमें तो कितना आएगा 300 केल्विन। अब पहला इक्वेशन क्या लिखोगे Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, Q1 अपान Q2 इज 273 अपान 300, ये तो सीधे लिख सकते हो। दूसरा COP क्या होता है, जो COP होता है उन्होंने क्या पूछा, फाइंड COP, COP तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऊपर क्या होता है लो टेम्परेचर डिवाइड बाई हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, अभी तो पढ़े थे, लो टेम्परेचर अपन हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 300 है माइनस 273, तो दिस इज 273 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 300 से 273 का 27 आएगा, तो COP इज अप्रोक्सीमेट 10, COP इसका अप्रोक्सीमेट 10 है, मतलब पता है ये वर्क अगर 1 किलो जूल ग्लोवर कर रहा है तो 10 किलो जूल हीट निकाल दे रहा है बाहर हाई टेम्परेचर से। सोचो कैसे वास्तव में इंजीनियर्स होते हैं, कैसे बनाते हैं ऐसा कि 10 कैलोरी हीट का कंप्रेसर से बिजली खर्च करवा रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वो 10 टाइम्स ज्यादा हीट बाहर निकाल दे रहे हैं, तो तुमको दे रहे हैं 2 रुपया और तुमसे 10 गुना ज्यादा ले रहे हैं, तो COP अप्रोक्सीमेट 10 है, ओके। बट COP होता है किसके बराबर है, COP जो होता है वो कितना होगा वर्क डन अपान Q1, वर्क डन अपान Q1 होता है, कोई बात नहीं। और ये जो वर्क डन होगा तो एक तो आंसर निकाल लिया मैंने, COP का आंसर निकाल लिया, आंसर इस वर्ड निकालना बाकी, तो वर्ड तुम ऐसे यहां से निकाल सकते हो, W क्या होगा Q1 माइनस Q2 होगा ना, देखो इसमें से घटाओगे तभी तो W आएगा, कैसे Q1 प्लस W बराबर Q2, Q1 प्लस W बराबर Q2, तो W आ गया ना Q1 माइनस Q2, तो उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, तो 10 इज इक्वल टू W की जगह पे Q1 माइनस Q2 अपान Q1, तो इससे वैल्यू क्या आ गई
नहीं, इससे क्या हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं थी, वो तो उससे आ गया ना। ये Q1 की वैल्यू क्या होगी, जो Q1 होगी, Q1 इज व्हाट, Q1 जो सर हमारा, Q2 माइनस Q1 होगा। हाँ ये तो Q2 माइनस Q1 होगा, ठीक। ये जो Q1 होगा वो ml होगा ना, भाई यही तो हीट ले रहा है, वाटर से हीट ले रहा है, तो Q बराबर ml, तो Q1 इज ml, मास क्या है 1 kg, और L क्या होता है 80 किलो कैलोरी होती है पर kg, Q1 इज व्हाट 80 किलो कैलोरी, 273 है ना अंदर का टेम्परेचर, उसी से तो हीट ले रहा हो, तो कितना हीट लेगा, Q बराबर ml, मास 1 kg, आइस में कन्वर्ट करना, 80 किलो कैलोरी आ गया, तो Q1 मिल गया इतना, तो Q2 मिल गया ना यहाँ से, वर्णन भी इससे मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू और क्या होता है सीओपी, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई Q1, देखो डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया, इस 10 इंटू Q1 कितना 80, आंसर इज 800 किलो कैलोरी, ये क्या है, सर Q1 अपॉन डेल्टा डब्ल्यू होगा। हाँ वही तो, दिस इज Q1 अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या Q1 अपॉन, ठीक है, तो आंसर इज 8 किलो कैलोरी, ओके। तो इस तरीके से मैंने रेफ्रिजरेटर पे क्वेश्चन बता दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर है और तुमने उसको कमरे में रखे हो, रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दिए, ये शायद तुम्हारे बोर्ड में होगा, रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दिया, तो बताओ कमरे के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, व्हाट इफेक्ट ऑन रूम टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर ना इंक्रीज कर जाता है, रीजन ये होता है, पूरे सिस्टम पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, रूम खुला हुआ है, तो ये जो रेफ्रिजरेटर का ये है अंदर और इस सराउंडिंग बाहर है, तो अगर यहां से उसने Q1 हीट लिया और इस सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दिया, तो ठीक है, तो ये भी खुला, ये भी खुला है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस Q1 से तो कोई असर ही नहीं पड़ा, अगर Q2 ये Q1 लिया और Q2 ट्रांसफर किया, तो इसमें एक साइड से हीट लेके दूसरे को हीट दे रहा है, इसमें ना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो वर्क कर रहा है ना, एक्स्ट्रा वर्क आ जा रहा है, एक रूम में अगर तुम रेफ्रिजरेटर ओपन कर दियो, तो जो रेफ्रिजरेटर का में कंप्रेसर का जो वर्क आ रहा है वो एक्स्ट्रा वर्क इस रूम को मिल रहा है, बाकी जो हीट ट्रांसफर है, मान लो यहाँ से हीट को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो भी कुछ समय बाद क्या होगा, चारों तरफ हीट सर्कुलेट होकर टेम्परेचर इक्वल कर देगा, तो यहाँ से हीट यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ आए, कुछ समय में फिर आपस में इक्विलिब्रियम बना लेंगे, लेकिन जो कंप्रेसर का वर्क है वो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, बार बार एक्स्ट्रा आ रहा है बार बार, और वो इसी घर के अंदर आ रहा है क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो जो कंप्रेसर का वर्क है वो क्या करेगा, रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उनके पैटर्न्स तुम्हें यही मिलेंगे, तो हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स क्लास कंप्लीट हो गया।